Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we will discuss about adjustment of business losses as well as provisions relating to amalgamation. The first is section 72. मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिजनेस लॉस को एज ए फर्स्ट स्टेप तो बिजनेस इनकम से एडजस्ट करते हैं अगर किसी और बिजनेस में हो, ना हो पाए तो दूसरे हेड से एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन सैलरीज इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते। एंड ऑब्वियसली लॉटरी टाइप जितनी भी इनकम्स हैं ये तो वैसे भी किसी के लॉस को एडजस्ट नहीं करती। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस लॉस को एज ए फर्स्ट स्टेप हम बिजनेस इनकम से एडजस्ट करते हैं और फिर नहीं तो हम दूसरे हेड से एडजस्ट करते हैं, बट दैट एडजस्टमेंट इज नॉट पॉसिबल अगेंस्ट सैलरीज एंड इनकम इन द नेचर ऑफ लॉटरीज एक्सेट्रा। राइट, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट आपको इस स्लाइड में नजर आ रहा है वो ये है कि दैट बिजनेस इनकम मे बी फ्रॉम सेम बिजनेस और एनी अदर बिजनेस। ये तो ऑब्वियस ही है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि ये तो हमारा स्टेप 1 होता है, सेक्शन 70। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहां बताई गई है कि सेट ऑफ इज अलाउड अगेंस्ट इनकम्स हैविंग करेक्टर ऑफ बिजनेस इनकम। देखिए, 2-3 इनकम ऐसी हैं जो दूसरे हेड में टैक्सेबल होती हैं लेकिन है उनका करेक्टर बिजनेस इनकम वाला। इसके ऊपर एक थ्योरी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पीजीबीपी के चैप्टर के एंड में करवाया था। उनमें से तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर एक्सप्लेन्ड भी हैं दोबारा से। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे का काम ही शेयर्स में डील करना है, तो डिविडेंड इनकम बिजनेस इनकम हुई, लेकिन डिविडेंड स्पेसिफिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाता है, तो रहेगा तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, लेकिन बिजनेस लॉस को ऐसी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं विच इज हैविंग कैरेक्टर ऑफ बिजनेस इनकम दो इट इज नॉट टैक्सेबल इन बिजनेस हेड। इसी तरह से आपको याद होगा हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में बताया था कि इफ असेसी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज, ये असेसी का बिजनेस है कि वो प्रॉपर्टीज को किराए पे देता है, तब भी उसकी जो रेंटल इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, IFHP में। लेकिन हम अपने लॉस को, बिजनेस लॉस को उस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे किसी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई हमें कंपेंसेशन मिलता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन या इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपेंसेशन, तो वो स्पेसिफिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है, बट उसकी एडजस्टमेंट यहां पर पॉसिबल है। यानी कि आर ऑर्डिनरी बिजनेस लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट सच इनकम्स, दैट इज अलाउड, परमिटेड। राइट, चलिए जितना अभी तक हमने समझा इसको लिखते चलते हैं साथ साथ। हेडिंग डालिएगा एडजस्टमेंट ऑफ बिजनेस लॉसेस या ट्रीटमेंट ऑफ बिजनेस लॉसेस। सेक्शन 70, 71, 72। सेक्शन 70, business loss may be adjusted with any other business income or income having character of business income. तो यहाँ जो सबसे पहले आपको मैंने प्रोविजन पढ़ाया है कि बिजनेस लॉस को हम 3 स्टेप्स में डील करते हैं। एक्चुअली किसी भी लॉस को हम 3 स्टेप्स में डील करते हैं, ये मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत से ही समझाया है। तो सबसे पहले सेक्शन 70 कहता है कि बिजनेस लॉस में बी एडजस्टेड विद एनी अदर बिजनेस इनकम। जो थोड़ी एसएससी का एक ही बिजनेस हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है पेपर बिजनेस हो, सीमेंट बिजनेस हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, शॉप्स हो, शोरूम्स हो, होटल्स हो, आपस में एडजस्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर इनकम हैविंग करेक्टर ऑफ बिजनेस इनकम, जो है कि मैंने आपको कहा है बिजनेस लेकिन टैक्सेबल किसी और हेड में हो रहा है। जैसे उसके 2-3 स्पेसिफिक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। एक तो डिविडेंड इनकम, वो पता लगे कि डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है, तो इसलिए मैं डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी इसको बना देता हूँ। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी फॉर पर्सन्स एंगेज्ड इन डीलिंग ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स में डील कर रहे हैं, सेल परचेज,
उनके लिए डिविडेंड इनकम बिजनेस इनकम है, लेकिन टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो मैं ये क्लैरिफाई भी कर देता हूँ, इट इज टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। दूसरा रेंटल इनकम, वेयर इट इज बिजनेस ऑफ assessee टू लेट आउट। ये भी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ठीक है। और तीसरा जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपेंसेशंस, हैविंग कैरेक्टर ऑफ बिजनेस इनकम। अब बिजनेस से रिलेटेड किसी कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आपको एनहांस कंपनसेशन के साथ इंटरेस्ट मिल रहा है तो डेफिनेटली दैट्स बिजनेस इनकम, बट इट इज बीइंग टैक्स्ड स्पेसिफिकली इन द चैप्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो वो हमारी इनकम अवेलेबल रहेगी किसी भी बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए, राइट। तो ये तो हुआ एक पॉइंट सेक्शन 70। फिर सेक्शन 71 की अगर हम बात करें, तो डेफिनेटली बिजनेस लॉस कैन बी एडजस्टेड with other heads of income except salaries and lotteries etc। तो बिजनेस लॉस को दूसरे हेड से एडजस्ट हम कर सकते हैं, लेकिन सैलरी इनकम और लॉटरी इनकम से हम एडजस्ट नहीं करते। तो ये बहुत सिंपल पॉइंट है। ये बात मैंने आपको पहले भी काफ़ी स्ट्रेस दे के समझाई थी और अभी रिपीट ही हो रही है, सब लिख ही रहे हैं हम बार बार ताकि अच्छे से याद रहे किसी भी चीज़ का। तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तीसरी बात है कि 35 AD का लॉस 35 AD से ही एडजस्ट होता है, ये बात भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चौथी बात, प्रॉफिट जो असेसी है, देखिए बिजनेस में और मे नॉट कंटिन्यू, दैट इज द रिक्वायरमेंट, दैट इज अ कंडीशन या दैट इज अ रिलैक्सेशन आई शुड से। जिस बिजनेस में लॉस हो रहा है कोई जरूरी नहीं कि उसके लॉस को अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो उसके उस बिजनेस को आप चालू रखें। अब मान लेते हैं किसी बंदे ने एक शोरूम खोला और वो नहीं चल रहा बाय द वे, किसी भी रीजन से उधर नहीं है उतना कस्टमर, लॉस हो रहा है, तो असेसी उसको बंद कर सकता है, कोई और काम कर ले, या ऑलरेडी कोई और काम कर रहा हो उसी पे ध्यान दे दे, तो एडजस्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सो असेसी हैज टू बी सेम, बिजनेस मे और मे नॉट कंटिन्यू, ठीक है ना। तो लेकिन असेसी चेंज हो जाए तब भी एडजस्टमेंट्स अलाउड है, वो कुछ एक्सेप्शंस है, उनको हम दोबारा देख लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट था, सेक्शंस की हम सीरीज की अगर हम जैसे लिख रहे थे तो सेक्शन 72 में कुछ बेसिक बातें लिख देता हूँ। कैरी फॉरवर्ड इज अलाउड फॉर नेक्स्ट 8 years। Adjustment is allowed only against business income। Carry forward is allowed for next 8 years। Adjustment is allowed only against business income। ठीक है। और रिटर्न मस्ट बी, रिटर्न ऑफ इनकम मस्ट बी सबमिटेड इन टाइम, उसको टाइम में हमें फाइल करना ज़रूरी है। द रिटर्न मस्ट बी सबमिटेड इन टाइम। एडजस्टमेंट इज अलाउड ओनली अगेंस्ट बिजनेस इनकम सब्सिक्वेंट ईयर्स में। जो अदर हेड्स के साथ एडजस्टमेंट अलाउड है वो सेम ईयर में अलाउड है, सब्सिक्वेंट ईयर्स में नहीं। सो कैरी फॉरवर्ड इज अलाउड फॉर नेक्स्ट 8 years। एडजस्टमेंट इज अलाउड ओनली अगेंस्ट बिजनेस इनकम इन सब्सिक्वेंट ईयर्स एंड रिटर्न मस्ट बी सबमिटेड इन टाइम। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि दैट बिजनेस मे और मे नॉट कंटिन्यू। बिजनेस आप चाहें तो कंटिन्यू करें, बिजनेस चाहें तो बंद कर दें, बट असेसी हैज टू बी सेम ऑब्वियसली।
अगर ए लिमिटेड का लॉस है तो वो ए लिमिटेड ही एडजस्ट कर पाएगी, अगर वो मिस्टर राजीव के बिजनेस का लॉस है तो मिस्टर राजीव ही उसको क्लेम कर पाएंगे, ठीक है ना। बट असेसी हैज़ टू बी सेम। हाँ, बट इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं जहां एक कंपनी का लॉस या एक ऑर्गेनाइजेशन का लॉस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन दूसरा सेसी क्लेम कर लेता है। वो सिचुएशंस कौन कौन सी हैं? पहला अमेलगमेशन, इसके बारे में तो हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। देन डीमर्जर, देन तीसरा इनहेरिटेंस, कई बार होता है फादर का बिजनेस था, लॉस हो गई उसमें, फिर फादर की डेथ हो गई, बेटे ने बिजनेस कंटिन्यू किया, इनहेरिटेंस, ठीक है ना। तो तीन एक्सेप्शंस मैंने आपको बताई, अमेलगमेशन, डीमर्जर, इनहेरिटेंस, और एक चौथा होता है जहां बिजनेस टेक ओवर होता है। बिजनेस टेक ओवर कह लो इसको, या चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आई विल से चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, लाइक कन्वर्जन ऑफ sole proprietorship और firm into a company। इस तरह की सिचुएशंस में अगर कोई लॉस होता है तो वो एक तरह से चेंज हो गया ना। मान लेते हैं पहले प्रोप्राइटर थे मिस्टर राजीव, मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ। अब राजीव ने एक और महेश के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई, RM प्राइवेट लिमिटेड, तो एक तरह से फंडा तो चेंज हो गया ना। नाउ द प्रॉपर्टी इज नॉट इन द नेम ऑफ राजीव, द बिजनेस इज नॉट इन द नेम ऑफ राजीव, देयर इज अ चेंज। या पार्टनरशिप फर्म थी राजीव एंड सन्स या राजीव एंड एसोसिएट्स की, एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू RM प्राइवेट लिमिटेड, तो इन दैट सिचुएशन देयर इज अ चेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तरह से कंपनी ने टेक ओवर किया है बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप का या पार्टनरशिप फर्म का। तो इन दीज सिचुएशंस अगर प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस फुलफिल्ड हो, तो मैंने आपको कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ाई थी, याद है कि कम से कम 50% कैपिटल अगले 5 साल तक मेंटेन करनी है। तो इस तरह की सिचुएशंस में ये अलाउड हो जाता है। बाकी इनहेरिटेंस, फादर का बिजनेस अगर बेटा चलाएगा तो उसको सेम ही माना गया एक तरह से डीम्ड वे में। डीमर्जर, अमेलगमेशन तो आपको पता ही है, मोर और लेस कंडीशंस जरूर लिखते हैं, अगर वो फुलफिल्ड हैं तो मोर और लेस सारे बेनिफिट अलाउ कर ही दिए जाते हैं। बाकी अभी जैसे मैंने कहा इसी वीडियो में बाद में चल के हम इन पॉइंट्स को भी स्टडी करेंगे। 35 AD वाला पॉइंट एक बार वहां लिखना रह गया, तो मैं एक बार उसको जाके फटाफट लिखाता हूं। नोट की फॉर्म में लिख लेते हैं। 35 AD बिजनेस लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट 35 AD बिजनेस इनकम। कहने का मतलब ये है कि 35 AD जो बिजनेस था, स्पेसिफाइड बिजनेस, आपको याद होगा 5 पहले 150% वाले, 8 फिर 100% जिसमें खर्चा जो प्री कमेंसमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है वो भी सारे एक बार में अलाउ कर रहे थे। तो वो जो बिजनेस है सेक्शन 35 AD में, उसका बिजनेस लॉस सिर्फ 35 AD बिजनेस इनकम से ही एडजस्ट होगा, ऑर्डिनरी इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकता। जबकि मैंने आपको पहले भी बताया था रिवर्स इज ट्रू कि बट ऑर्डिनरी बिजनेस लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट 35 AD इनकम। बात आ रही समझ में? 35 AD का लॉस सिर्फ 35 AD बिजनेस ही एडजस्ट करेगा, लेकिन अगर कहीं ऑर्डिनरी बिजनेस में लॉस है और 35 AD में इनकम है तो उसको आपस में एडजस्ट किया जा सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है जी, चलिए। जहां तक एक्सेप्शंस का सवाल है, अमेलगमेशन मैंने आपको बता दिया, डीमर्जर बता दिया, इनहेरिटेंस बता दिया, कन्वर्जन बता दिया। लास्ट में दो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं कि एक तो अमेलगमेशन ऑफ ए बैंकिंग कंपनी विद बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और अमेलगमेशन डीमर्जर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। ये दो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, इसको आप याद रख लें तो भी ठीक है, नहीं तो कोई खास बात नहीं है। कैरी फॉरवर्ड 8 ईयर्स के लिए है, 35 AD के लिए कोई लिमिट नहीं है, और रिटर्न ऑफ लॉस टाइम से भरना ज़रूरी है। CBDT के पास पावर है आपकी डिले को कंडोन करने की। ये कुछ और पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने मोर और लेस सारा आपको लिखवा दिया है। द पीरियड ऑफ कैरी फॉरवर्ड इज 8 ईयर्स। 35 AD में फिर एक हम ये नोट कर सकते हैं मैक्सिमम कि इसमें कोई लिमिट नहीं है कैरी फॉरवर्ड की, नो लिमिट
ऑफ कैरी फॉरवर्ड, नो लिमिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड फॉर 35 AD बिजनेस। वैसे तो 8 साल मैंने आपको लिखवाई है ना, बट 35 AD बिजनेस में लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 8 साल की कंडीशन इन्होंने नहीं दी है। जबकि आपको ध्यान होगा मैंने यहाँ पर आपको 8 साल की बात कही है कि मैक्सिमम आप अपना बिजनेस का लॉस 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। रिटर्न टाइम से भरना ज़रूरी है। मेन स्लाइड्स में बताया गया है कि अगर कोई डिले है तो उसको कंडोन करने की पावर CBDT के पास है। बहुत जेन्युइन एक्सेप्शनल सिचुएशंस में आप अप्लाई कर सकते हैं कि भाई मैंने रिटर्न क्यों नहीं टाइम से भरी, ऐसी कौन सी आफत हो गई थी। और कई बार होता है ना नेचुरल कैलामिटीज़ इस तरह की आ जाती हैं, बहुत ह्यूज रेन्स हो गई, जैसे एक बार मुंबई में हुई थी, चेन्नई में हुई थी, या कोई मैसिव अर्थक्वेक हो सकता है, साइक्लोन हो सकता है। इस तरह की नेचुरल कैलामिटीज़ कैन बी द ओनली जस्टिफिकेशन, या मे बी सम ह्यूज फायर इन द हेड ऑफिस और समथिंग, maybe death of the chairman, maybe something exceptional which you can justify to the CBDT that why you have not submitted your return in time. Otherwise the SEC is supposed to file the return in time limits, right? नेक्स्ट ये क्लैरिफिकेशन है सिर्फ कि जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, या फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर है, ये सब बिजनेस लॉस की तरह ट्रीट नहीं होते। ये बात आपको पहले भी बताई गई है कि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ये सब PGBP के चैप्टर में बहुत अच्छे से आया था, तो देयर इज नथिंग टू वरी। वहाँ पे सब लिखा हुआ आपकी कॉपीज में भी कि जो भी हमारा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन या कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च वगैरह है, ये सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 में जाता है। इट गोज इन सेक्शन 32 सबसेक्शन 2, यानी कि इसको हम अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की तरह ही ट्रीट करते हैं। और वहां पर क्या होता है कि आप उसको करंट ईयर में भी दूसरी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं और सब्सिक्वेंट ईयर में भी दूसरी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी इसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी गई है रादर। क्योंकि बिजनेस लॉस को अभी हमने पढ़ा कि सब्सिक्वेंट ईयर में हम सिर्फ बिजनेस इनकम से ही एडजस्ट कर पाते हैं, जबकि अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को हम सब्सिक्वेंट ईयर में अदर इनकम से भी एडजस्ट कर पाते हैं। वो पता लगा सैलरीज एंड लॉटरीज से तो सब्सिक्वेंट ईयर में ये भी नहीं हो पाएगा, क्या करंट ईयर में भी नहीं हो पाएगा, लेकिन वैसे बाकी सारी इनकम से एडजस्ट हो जाते हैं। और दूसरा बिजनेस लॉस अभी हमने पढ़ा कि 8 ईयर्स के लिए ही कैरी फॉरवर्ड हो पाता है, जबकि अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, राइट। लिखवा इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये सारी बातें PGBP के चैप्टर में आप ऑलरेडी अपनी कॉपी में लिख चुके हो। आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट इज स्पेकुलेशन लॉसेस के बारे में। आपको याद होगा चैप्टर की शुरुआत में, मेरे ख्याल से शायद फर्स्ट वीडियो में ही इसके बारे में आ गया था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन विदाउट डिलीवरी आप कंप्लीट कर रहे हैं, ओनली बाय डीलिंग इन द प्राइस फ्लक्चुएशन, तो उसको हम स्पेकुलेशन बिजनेस मानते हैं। फिर कंपनीज की बात आई थी कि जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडिंग में है, अगर वो किसी भी दूसरी कंपनी के शेयर्स में डील करें तो उसको भी हम स्पेकुलेशन मानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर स्पेकुलेशन में लॉस हो तो उसका क्या करें। तो बिजनेस तो आप कंटिन्यू करें या ना करें, लेकिन एडजस्टमेंट सिर्फ स्पेकुलेशन से ही हो पाएगी। और 4 साल का आपको टाइम लिमिट दिया गया है कैरी फॉरवर्ड का, जस्ट लाइक ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, वहाँ भी 4 साल था, यहाँ भी 4 साल है। और असेसी सेम होना चाहिए और रिटर्न हैज़ टू बी सबमिटेड इन टाइम। तो दिस इज सेक्शन 73, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉसेस। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल देते हैं सेक्शन 73। 3-4 पॉइंट्स मोटे मोटे लिख लेते हैं, आपको याद हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। ट्रीटमेंट ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, सेक्शन 73। देखिए जहां तक सवाल है स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस का, मीनिंग ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम मेन पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहली बात है कि जो कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, दैट इज अलाउड फॉर 4 ईयर्स। दूसरी बात, एडजस्टमेंट अलाउड ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेटिव इनकम। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड इज अलाउड फॉर 4 ईयर्स एंड एडजस्टमेंट इज अलाउड ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। करेक्ट। तीसरी बात है इसके अंदर, रिटर्न मस्ट बी सबमिटेड इन टाइम। चौथी बात, बिजनेस
may or may not continue. Business may or may not continue, but assessee has to be same. ठीक है, बिजनेस मे और मे नॉट कंटिन्यू बट असेसी हैज टू बी सेम. बाकी रिटर्न टाइम से भरना ज़रूरी है और कैरी फॉरवर्ड 4 साल के लिए अलाउड है और एडजस्टमेंट जो है दैट इज पॉसिबल ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम. करेक्ट. सो दिस इज अबाउट सेक्शन 73 ट्रीटमेंट ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस सेक्शन 73. ठीक है जी. चलिए, आसान ही है और कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको मैं बार बार रिपीट ना करके आगे बढ़ना चाहता हूँ. नेक्स्ट इज अमेलगमेशन. अमेलगमेशन क्या होता है? इट्स अ मर्जर ऑफ टू कंपनीज. अगर एक कंपनी लॉस में जा रही है और दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है तो उसके लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, नो प्रॉब्लम. इट विल बी ट्रीटेड लाइक लॉस ऑफ अमेलगमेटेड कंपनी जो अब कंटिन्यू करेगी. मैं बोलता हूं ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी. So if there is a recurring losses in old company, then it may merge with new company. New company is amalgamated company, and the old company which is dying is amalgamating company. So the losses of the old company will be deemed to be the loss of amalgamated company, new company of the financial year in which merger takes place. यानी वो उस साल का लॉस माना जाएगा, तो उस साल उनको एडजस्टमेंट वैसे भी अलाउड होगी और साथ में 8 ईयर्स कैरी फॉरवर्ड भी अलाउड होंगे. That means in this situation, practically, they will be getting 9 years to adjust the loss. The first year will be the year of amalgamation, जिस साल वो merger हुआ, and then the next 8 years, right? कुछ conditions हैं, हर किसी को amalgamation का benefit नहीं दे रहे हैं. They are giving the benefit only to specified sectors. One is the industrial undertaking, that is the main thing, a manufacturing concern, or a power undertaking and other things that we'll study in the next slide. Then shipping company, then hotel, then banking company with SBI or any subsidiary of SBI, or I can say merger of a bank with State Bank of India, or with any of the subsidiary of State Bank of India. And then they are talking about amalgamation of public sector airlines with other public sector airlines. तो एक तरह से देखा जाए तो जो लास्ट के 2 पॉइंट हैं वो तो इन्होंने अपने लिए रख दिए कि भाई कोई भी बैंक अगर स्टेट बैंक में मर्ज हो रहा हो या पब्लिक सेक्टर एयरलाइंस, एयर इंडिया एयरलाइंस, उनके मर्जर की इनडायरेक्टली बात की है, तो ये दो तो इन्होंने अपने लिए रख दी, मीन्स गवर्नमेंट ने अपने लिए रख दी. एक आम आदमी के एंगल से देखा जाए तो शिपिंग को अलाउड है मर्जर, होटल कंपनी मर्जर तो किसी को भी अलाउड है, मतलब जिसके लॉस ही कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, या फिर वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो. मेन चीज़ देखा जाए शिप और होटल तो एक स्पेसिफिक हो गया, अदरवाइज देखा जाए तो they are talking about industrial undertaking. Now what is industrial undertaking? पहली बात तो वही है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, दैट इज ए वेरी कॉमन मीनिंग. ठीक है ना, सबसे पहला तो इन्होंने वही लिया है. दूसरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की ये लोग बात कर रहे हैं, मैं अलग अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ. एक तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, दूसरा हो गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तीसरा पावर सेक्टर को इन्होंने अलाउ किया है, चौथा माइनिंग को इन्होंने अलाउ किया है, ये भी एक तरह से ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही आ जाता है. देन फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स, एयरक्राफ्ट, रेल सिस्टम. भाई एक होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, अगर शिप टॉय होगा तो वो भी तो मैन्युफैक्चरिंग में आ गया ना, और एक पूरा प्रॉपर शिप देखा जाए तो यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन शिप इतना बड़ा होता है कि उसको हम बोले मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसकी बजाय वर्ड इन्होंने दे दिया कंस्ट्रक्शन. वो एक लैंग्वेज की यू कैन से सिस्टम है, अदरवाइज मोर और लेस दिस इज आल्सो अ मैन्युफैक्चरिंग सॉर्ट ऑफ थिंग ओनली. एंड देन लास्ट इन्होंने कवर किया है टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज. तो ये अलग अलग सेक्टर्स जो है इन्होंने इसमें कवर किए हैं 6, जिसको हम टेली का उसके अंदर हम लेके चल रहे हैं. फिर इसके बाद ये कंडीशंस पे उतर आए हैं, तो बाकी कंडीशंस बाद में. सबसे पहली कंडीशन ये है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो. ये वाले शिप में और पीछे वाले पेज वाले शिप में क्या, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप है, यहाँ पर रनिंग ऑफ शिप है और होटल्स की बात कर रहे हैं. ठीक है ना, तो चलिए जितना पढ़ा उसको भी हम फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं अमेलगमेशन करके. लिखिएगा इफ प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस आर फुलफिल्ड.
if prescribed conditions are fulfilled, then losses of amalgamating company if prescribed conditions are fulfilled, then losses of amalgamating company shall be treated like losses of amalgamated company. For the financial year of merger. Hence, loss can be adjusted in that year plus carry forward allowed for next 8 assessment years. If prescribed conditions are fulfilled, then losses of amalgamating company shall be treated like losses of amalgamated company for the financial year of merger. Hence, the loss can be adjusted in that year plus carry forward is allowed for next 8 years. ठीक है ना, जिस साल मर्जर हुआ उस साल भी वो उस लॉस को एडजस्ट कर पाएंगे और अगले 8 सालों में इन द नेक्स्ट 8 years आल्सो दे कैन एडजस्ट दैट लॉस. देयर इज नो प्रॉब्लम, बट देयर आर फ्यू कंडीशंस. नाउ कंडीशंस का जहां तक सवाल है, इसके अंदर सबसे पहली कंडीशन क्या है, दे मस्ट बिलोंग टू प्रिस्क्राइब्ड सेक्टर. ठीक है, मेरी कुरियर कंपनी है तो वो उसमें कहीं कवर्ड नहीं है, मेरी कोचिंग क्लासेस है वो कहीं कवर्ड नहीं है. समझ रहे हैं आप? तो प्रिस्क्राइब्ड सेक्टर होना चाहिए. अभी प्रिस्क्राइब्ड सेक्टर क्या है जी? प्रिस्क्राइब्ड सेक्टर में सबसे पहले इन्होंने लिखा है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. अब ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में क्या है, आई विल राइट इट लाइक दिस. A1 सबसे पहले तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की बात की है ना. देन वी हैव A2 मैन्युफैक्चरिंग की बात थी, उसके बाद पावर सेक्टर की बात थी. A3 टेलीकम्युनिकेशन की बात थी. माइनिंग की बात थी. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की बात थी, पावर सेक्टर की बात थी, टेलीकम्युनिकेशन की बात थी, माइनिंग की बात थी. देन कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स की बात थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स और एयरक्राफ्ट, रेलवेज. करेक्ट. एक सेक्टर और था, फ्रैंकली वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं अभी देख के आ जाऊं तो करेक्टली हम लोड कर पाएंगे उसको. इंडस्ट्रियल टेकिंग में 6 पॉइंट थे. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक्चुअली इसको मान लिया इन्होंने, इंडस्ट्री में दिमाग में कम घुसता है ये पॉइंट. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी इसी सेक्टर के अंदर इन्होंने बेनिफिट दिया है कि उसको हम अलाउ कर रहे हैं. सो दैट इज आई कैन नोट माई 6 पॉइंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. तो 6 मैंने पहले कहा, सबसे पहली कंडीशन यही है अमेलगमेशन के लिए कि प्रिस्क्राइब्ड सेक्टर होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड इंडस्ट्रीज. तो उसमें कौन कौन सी हैं? सबसे पहला नाम आया इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का. तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में ये 6 पॉइंट उन्होंने ले लिए. दूसरी बात, ए के बाद हमारा बी सेक्टर है शिप्स का. ठीक है, थर्ड सेक्टर इसके अंदर हमारा जो इन्होंने दिया था दैट इज होटल्स. होटल कंपनीज को भी इन्होंने अलाउ किया है. देन डी पॉइंट था इसमें मर्जर ऑफ बैंकिंग कंपनी विद SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी. और ई पॉइंट था मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर एयरलाइंस.
तो पब्लिक सेक्टर एयरलाइंस कंपनीज अगर मर्ज हो रही हैं तो ये बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 72A का कि करंट ईयर में भी लॉस एडजस्ट कर लो और 8 साल भी कैरी फॉरवर्ड कर लो। कोई बैंकिंग कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मर्ज हो रही है, बेनिफिट मिलेगा। होटल कंपनीज मर्ज हो रही हैं, शिपिंग कंपनीज मर्ज हो रही हैं, या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स मर्ज हो रही हैं। इन दिस सिचुएशन ये बेनिफिट जो है हमारे को मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंडस्ट्रियल टेकिंग की डेफिनेशन मैंने बताई दिया, ऑर्डिनरी मैन्युफैक्चरिंग, पावर सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स, एयरक्राफ्ट्स एंड रेलवेज एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये प्रिस्क्राइब्ड सेक्टर्स हैं जहां पर ये बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं, राइट। चलिए, ये तो बात हुई पहली। अब दूसरी बात हम पढ़ेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी एसेट्स, कितने साल, क्या बिजनेस, कितना अचीव करना है प्रोडक्शन, वो सब बातें इसमें बताई गई हैं। सबसे पहली बात इन्होंने कही है कि आप कम से कम अपनी 75%, एटलीस्ट 75% एसेट्स अगले 5 साल तक कंटिन्यू करें। ये नहीं कि कंपनी मर्ज हुई उठा के अगले दिन बेच दी, वो नहीं चलेगा। तो जो भी कंपनी को फिक्स एसेट्स मिली हैं वो अगले 5 साल तक मेंटेन करनी है। नई कंपनी जो है, अमेलगमेटेड कंपनी जो है, उसको नेक्स्ट 5 ईयर्स तक उसको कंटिन्यू करना है, वो बेचना नहीं है। इसी तरह से वो जो बिजनेस था उसको भी कंटिन्यू करना है, कंटिन्यूज द बिजनेस। अगले 5 साल तक वो बिजनेस भी कंटिन्यू करना है, जो भी काम था। जब मर्जर किया है मैन्युफैक्चरिंग का तो फिर उसको चलाओ भाई, अदरवाइज फायदा क्या हुआ। देन और भी कंडीशंस हैं इसके अंदर एज में भी प्रिस्क्राइब करके। तो उसमें ये बात लिखी है कि जो आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन था, जो उस कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, उसका कम से कम आप अगले 4 साल में 50% अचीव कर लो और 5वें साल तक आप उसको कंटिन्यू करो। दिस इज द मिनिमम लेवल। जो भी आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी आप उसको अगले 4 साल में अचीव करो और 5वें साल तक आप उसको मेंटेन करो। और साथ में इस बात को इन्होंने कहा है कि एक सीए से सर्टिफिकेट भी करवाओ। हर चीज़ जो भी आपकी है इसमें एक सीए के सर्टिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट डाल दी। वो बात अलग है। जहाँ तक प्रोडक्शन लेवल का सवाल है, इसमें उन्होंने कहा है कि जो सर्कमस्टांसेस अगर आपको प्रिवेंट कर रही हो या आपने जेन्युइन एफर्ट्स किए हों तो गवर्नमेंट आपको रिलैक्स भी कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें आपको रिलैक्स कर सकती है अगर आपने जेन्युइन एफर्ट्स किए हैं या कुछ सर्कमस्टांसेस हैं इस तरह की, जैसे मान लेते हैं कि उस समय वो कंपनी इसीलिए लॉस में जा रही थी कि उनका कोई जो इम्पोर्ट होता था रॉ मटेरियल वो गवर्नमेंट ने खुद ही बैन कर रखा था, या कुछ ऐसे चेंजेस आए, या कोई बहुत बड़ी नेचुरल कैलामिटी हो गई, कुछ भी ऐसी सिचुएशन जो कि रियली आप जस्टिफाई कर पाएंगे क्यों हमने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का प्रोडक्शन लेवल अचीव नहीं किया, देन इट मे बी समथिंग विच कैन बी एक्सेप्टेड। ठीक है ना। सो अमेलगमेशन में जहां हम बात कर रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए, उसमें कुछ और बातें भी आ गई। जैसे एक आएगी 75% ऑफ फिक्स एसेट्स कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, दैट इज ए मस्ट। देन तीसरी बात ये आई सामने कि 75% और सॉरी तीसरी बात ये आई कि बिजनेस मस्ट कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। फिर चौथी बात ये आई कि अचीव एटलीस्ट 50% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। Installed capacity of production by the end of 4th year, and maintain it till the end of 5th year. Achieve at least 50% of the installed capacity of production by the end of 4th year and maintain it till the end of 5th year. 5वें साल तक आप इसको मेंटेन भी करिए। ठीक है। नाउ इन जेन्युइन केसेस and unavoidable situations, central government may relax the provisions of achieving production level. In genuine cases and unavoidable situations, the central government may relax the provisions of achieving the production level. Right.
तो इस तरह की कोई बात है तो बात अलग है, अदरवाइज रूटीन में रिक्वायरमेंट यही है कि एक तो प्रिस्क्राइब्ड सेक्टर हो, 75% एसेट्स अगले 5 साल तक चलें, बिजनेस अगले 5 साल तक कंटिन्यू करे, और 50% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो आप अचीव कर लें बाय द एंड ऑफ 4th ईयर, और उसको 5वें साल तक मेंटेन भी करें। और लास्ट में एक बात आई थी कि सीए का सर्टिफिकेशन भी हो, सर्टिफिकेशन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि हाँ भाई जो भी चीज़ें हैं वो सब करेक्ट हैं, मैंने देख लिया अमेलगमेशन की सारी कंडीशंस रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, तो इस बारे में एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। ठीक है जी। चलिए, अमेलगमेटिंग कंपनी के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स इन्होंने प्रेस्क्राइब की हुई हैं कि भाई उसका भी बिजनेस जो है वो कम से कम 3 साल पुराना हो, एटलीस्ट 3 years और मोर। लॉस कभी कभी वो चलेगा, बट द बिजनेस जो है वो कम से कम 3 साल पुराना हो। कहने का मतलब एकदम लेटेस्ट लॉस मेकिंग कंपनी का मर्जर अलाउड नहीं, कम से कम 3 साल पुराना हो, और 75%, 3/4 ऑफ द बुक ऑफ एसेट्स, बुक वैल्यू फिक्स एसेट, यानी 75% ऑफ एसेट्स जो हैं वो उनके पास कम से कम 2 years से हों। कहने का मतलब है ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी कुछ एग्जिस्ट करती हो, बिल्कुल ऐसा नहीं नई नवेली हवा में आई एक कंपनी जो है वो लॉस में चली गई और उसको मर्ज करके उस अच्छी भली प्रॉफिटेबल कंपनी भी लॉस क्लेम करना शुरू कर दे। तो दैट पेपर एडजस्टमेंट को ये डिस्करेज करना चाह रहे हैं, तो इसलिए कंडीशन लगाई है कि जो कंपनी मर्ज हो रही है लॉस मेकिंग कंपनी, वो कम से कम 3 साल पुरानी हो और उसकी 75% एसेट्स कम से कम 2 साल से कंपनी के पास हो। ठीक है ना। अगर जो कंडीशंस मैंने आपको बताई है फुलफिल नहीं होंगी, देन फिर ये उस नई कंपनी के लिए टैक्सेबल हो जाएंगी उस साल जिस साल ये फेलियर होगा। राइट। चलिए, ये 2 बातें हैं और एक लास्ट में नोट आ जाएगा। Conditions on the part of amalgamating company. Conditions on the part of amalgamating company. जहाँ तक amalgamating company के पार्ट पर क्या है, नंबर 1, business at least 3 year old. दूसरा, at least 75% of fixed assets 2 year old. ठीक है ना, ये 2 कंडीशंस लगाई हैं। नाउ अभी लास्ट एक नोट आएगा इसमें, इफ कंडीशंस नॉट फुलफिल्ड, देन इट्स टैक्सेबल फॉर अमेलगमेटेड कंपनी इन द ईयर ऑफ फेलियर। अब जैसे ये बात थी ना कि बिजनेस को, एसेट्स को, 75% एसेट्स को 5 साल तक कंटिन्यू करना है अमेलगमेटेड कंपनी ने, सपोज उसने बेच दिया, तो कुछ एसेट्स अगर बेच दी और वो रेशियो 75% से डाउन चली गई, तो दैट इज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ फेलियर। तो जितने भी लॉस थे जिसके आपने क्लेम कर लिए थे, वो सारे लॉस इनकम बन जाएगी। तो ऑल द लॉसेज विल बिकम इनकम एंड दे विल बिकम टैक्सेबल फॉर द अमेलगमेटेड कंपनी इन द ईयर ऑफ फेलियर। ठीक है, तो इतना ही है, ध्यान से पढ़िए जो मैंने आपको ब्रीफ नोट्स लिखवाए हैं, हार्डली 1-2 पेज के अंदर मैंने सारा कवर किया है। अभी थोड़ा सा चैप्टर और बच रहा है खैर अभी तो, और आप इसको ध्यान से पढ़िए, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।